हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात था, मैंने कल कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि आज जीएसटी के बारे में पढ़ाया। पूर्णतः नए कलेवर के साथ आपके सामने जीएसटी। ये तो एक सामान्य रूप से आप सभी लोग को पता है कि दुनिया का पहला देश था फ्रांस, जहाँ 1954 में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर। भारत 161वां देश रहा जिसने जीएसटी को लागू किया। लेकिन भारत का जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा के मॉडल से प्रभावित है, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। जीएसटी के बारे में पहली बार जो है विचार आया था अटल बिहारी वाजपेयी के जेहन में, जब वो प्रधानमंत्री थे 2000 ईस्वी में। उन्होंने नई कर प्रणाली और फ्रांस के सिस्टम पर आधारित कर प्रणाली जीएसटी को लागू करने का विचार रखा और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री, जो एक उद्योगपति भी थे और अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, असीम दासगुप्ता के नेतृत्व में एक जीएसटी मॉडल को तैयार करने के लिए, कैसा मॉडल तैयार कीजिए जो देश की भविष्य में अप्रत्यक्ष कर का एक बेहतरीन ढांचा तैयार हो, एक बेहतरीन सिस्टम को तैयार करे और वह स्वतंत्र भारत का कर सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। तो 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने असीम दासगुप्ता के नेतृत्व में जीएसटी मॉडल को तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। उसके बाद 2003 ईस्वी में विजय केलकर आयोग का उन्होंने गठन किया कि जीएसटी का लागू करने से कहाँ क्या क्या प्रावधान में परिवर्तन करना होगा, क्या संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव करनी होगी और उसके बारे में जो विश्व में अलग अलग देशों में जीएसटी है उसका क्या प्रक्रिया है, उस सभी का अध्ययन करके उसके लिए वो अपनी सिफारिश करे। और 2004 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का पतन हो जाता है। उसके बाद मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार, सप्रग की सरकार बनती, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है। तब 2006 में लगभग 2 वर्ष के अंतराल पर पी चिदम्बरम ने यह तय किया कि 2010 तक जीएसटी को लागू करेंगे और उसके लिए रोड मैप, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, रोड मैप तैयार करने के लिए हम लोग उस पर कार्य योजना के आधार पर, एक्शन प्लान के आधार पर काम करें। उसके बाद 2008 ईस्वी में उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की, क्योंकि अलग अलग राज्य इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, राज्य का मानना था कि जीएसटी से हमें लॉस होगा। 2008 में राज्यों के वित्त मंत्री की उच्चाधिकार समिति एक बार पुनः उन्होंने असीम दासगुप्ता, अभी पश्चिम बंगाल के ये वित्त मंत्री थे, असीम दासगुप्ता को इसका नेतृत्व दिया कि राज्यों के वित्त मंत्री के द्वारा आप लोग परिचर्चा करके ये तय करें कि कहाँ पर राज्य को कितना नुकसान हो रही है, कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है, उस पर अपना विचार। और उसके पश्चात यह 115वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 2011 में संसद में पेश किया गया। लेकिन अलग अलग राज्य के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक चलिए तब का गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका विरोध किया कि राज्यों को इससे लगभग 11,000 करोड़ का लॉस होगा, उसकी भरपाई क्या व्यवस्था हो। जब तक उसकी भरपाई का व्यवस्था नहीं हो तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। 115वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत के अभाव में, क्योंकि यह राज्य के कर प्रणाली में भी परिवर्तन लाता था, इसलिए 2/3 बहुमत की संसद में आवश्यकता थी और आधा से अधिक राज्यों की विधानसभा से पास होना था, जो पास नहीं हो सका और ये विधेयक वापस हो गई। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखते हैं कि 2012 में पी चिदम्बरम राज्य मंत्रियों के साथ पुनः बैठक की और दिए कि जो लॉस होगा, जो घाटा होगा, 5 साल तक उस घाटा को केंद्र सरकार वहन करेगी। और उसके पश्चात उस पर कार्यवाही अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वार्तालाप का दौर चलता रहा, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। फिर 2014 में चुनाव हुआ और 10 साल से कार्य कर रहे मनमोहन सिंह और उनकी सरकार का भी पतन हो जाता है। तो 2 सरकार इसके कार्यरूप को तैयार करने और एक जो है आपसी सहमति को बनाते बनाते चली गई। अब तीसरी सरकार आ गई
तीसरी सरकार ने 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत किया, जिसमें ये स्पष्ट प्रावधान दिया गया कि अगले 5 साल तक राज्यों को होने वाला 100% नुकसान केंद्र सरकार वहन करेगा। उसके पश्चात 50% और फिर धीरे धीरे राज्य को अपनी राजस्व को स्वयं तैयार करने का व्यवस्था करना होगा। 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में आया। अब क्योंकि ये केंद्र सरकार तो ठीक है, संसद ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, ये एक ऐसा विधेयक था अनुच्छेद 368 के आधार पर जहां आधा से अधिक राज्यों की तो 24 राज्य की विधानसभा ने इसकी सहमति में पास किया, 16 राज्य को पास करना था। सबसे पहले आज के असम के जो मुख्यमंत्री हैं तब वहाँ के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने असम में विधानसभा में इसे पेश किया और सबसे पहले इस विधेयक को मंजूरी देने वाला राज्य असम बना। लेकिन जब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलकर 101वां संविधान संशोधन के रूप में यह आया और संविधान का अनुच्छेद 246 ए के तहत संविधान का अंग बना और अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, संवैधानिक रूप ले लिया, तब इसे सबसे पहले तेलंगाना की सरकार ने 9 अप्रैल 2017 को अधिसूचित किया। तो असम विधान सभा ने सर्वप्रथम इसे पास किया और तेलंगाना की सरकार ने इसे नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया, अर्थात सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया तेलंगाना की सरकार और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में यह एक साथ लागू होता है। जम्मू कश्मीर तब अनुच्छेद 370 था, वहाँ अलग से विधानसभा से पास करना था, इसलिए वहाँ 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने सबसे अंतिम राज्य के रूप में वहाँ ही पास हुआ, तब वो राज्य था, आज की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ये जीएसटी के पास होने की प्रक्रिया रही। सामान्य अवस्था में ये प्रक्रिया से तमाम विद्यार्थी लगभग अनभिज्ञ रह जाते हैं और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं कि जीएसटी के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, अर्थात अब तक जो था कि जब तक संसद की अनुमति नहीं हो तब तक नया कर नहीं लगाया जा सकता है, इसमें संसद को अलग कर दिया गया और जीएसटी परिषद को इसका कार्यभार, इसका उत्तरदायित्व दिया गया। जीएसटी परिषद में के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों का वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं, अर्थात एक अध्यक्ष। अभी का देखिए निर्मला सीतारमण, कल कोई और होंगे तो कोई और होंगे। 28 राज्य तो 28 राज्य के वित्त मंत्री, 29 दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा है, तो 31 केंद्र शासित प्रदेश की ओर से एक और प्रतिनिधि होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तथा 30, 31, 32 और केंद्र का जो वित्त सचिव होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं, अर्थात इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 33 होती है। 28 राज्य के हैं। जब भी लोकतंत्र में हर निर्णय बहुमत से पास होता है, अर्थात राज्य जब चाहे इसके दरों में परिवर्तन कर सकता है, केंद्र की इसमें भूमिका लगभग नगण्य होती है। तो जीएसटी में जो कर की दर है या विभिन्न भिन्न वस्तुओं पर जो कर की दर है वो निर्धारित करने में केंद्र की नहीं बल्कि राज्य इसमें महती भूमिका में होता है। और सबको पता है कि जीएसटी में 4 कर का स्लैब बनाया गया, इफेक्टिव रूप में 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा जो राज्य को लॉस हो रहा था उसको दिया गया कि राज्य उस पर जो है वो शेष कर लगा सकता है, जो विशेषकर लग्जरियस वस्तु है तो राज्य उस पर अतिरिक्त शेष कर लगा सकता है। अब शेष कर क्या है? तो शेष कर और एक उपकर होता है। उपकर प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है और शेष कर अप्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। उपकर या शेष कर का पैसा को संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं करते, जबकि टैक्स से जो भी पैसा जीएसटी प्राप्त होगा वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा हो जाएगा, फिर उसे संसद और राज्य विधानमंडल की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। सरकार फिर उसे अपनी योजना के हिसाब से खर्च करेगा, लेकिन शेष कर और उपकर का पैसा संचित निधि में जमा नहीं होता है। जिस
उद्देश्य से शेष कर या उपकर लगाया जाता है उसे उसी पर खर्च करना होता है। अब पेट्रोलियम उत्पाद पर लगा हुआ है शेष कर, तो शेष कर से जो पैसा प्राप्त होता है उसके नाम से रोड शेष, तो रोड के विकास के लिए उस पैसा को खर्च करेंगे। जबकि जीएसटी से प्राप्त होगा कहाँ खर्च करेंगे वो सरकार की मर्जी है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर पर जो शेष कर लगा हुआ है, अब इनकम टैक्स पर है शिक्षा से, तो उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसे शिक्षा पर ही खर्च करना है, तो उसका खर्च भी निश्चित है। सरकार को वो जो धन प्राप्त होगा उसको उसी मद में खर्च करना होगा जहां जिस नाम से उसे लगाया गया है, और इसके लिए संसद की अलग से अनुमति लेना नहीं होगा। तो शेष कर लगाने की अनुमति दिया गया ताकि जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई किया जा सके। जीएसटी को कर संग्रह करने के आधार पर, कर संग्रह करने के आधार पर इसे कर संग्रह करने के आधार पर इसे रखा गया। एक को बोला गया सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार का कर होगा। दूसरा हो गया एसजीएसटी, राज्य सरकार का कर होगा। तीसरा हो गया यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यह केंद्र शासित प्रदेश का कर होगा। और चौथा है आईजीएसटी, जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य सब कंपनियों से, तो उस पर जो टैक्स प्राप्त होता है उस टैक्स का सारा टैक्स केंद्र सरकार अपने वो संग्रहित करती है, लेकिन वह संबंधित राज्यों के बीच 50-50 बांट देती है। जैसे अन्य प्रकार का बढ़ता उसी प्रकार यहाँ भी बढ़ जाता है 50-50। जैसे देखते हैं कपड़ा पर जीएसटी लिखा हुआ 18%, देखिएगा लिखा रहेगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो यहाँ 50-50 बटा होता है। तो उसी प्रकार इसका संग्रह केंद्र सरकार करेगी, यहाँ अपना हिस्सा का संग्रह केंद्र करेगी, यहाँ संग्रह राज्य करेगी और यहाँ संग्रह केंद्र करेगा। यहाँ पर तीनों में 50%, यहाँ तो जो तीनों जगह यहाँ का जो भी वस्तु बिकेगा उसका 50% केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। टोटल देश से हर राज्य से 50-50%, और इसमें भी उसको 50% मिल जाएगा। हाँ, संग्रह यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी। और दर की जगह जो रहा उसमें कृषि उत्पाद को जीएसटी से अलग रखा, जिसे रखते हैं 0%। अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद को वर्तमान समय में जीएसटी से अलग है, लेकिन भविष्य में उसे जीएसटी में शामिल किया जाना है। कब शामिल होगा पता नहीं। जीएसटी में शामिल किए जाने से पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत में काफी कमी आ जाएगी। अब तक इसे लागू नहीं किया, लाया नहीं गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जहां 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके उसे एक कर के रूप में बदला गया, उसे कहा गया जीएसटी। तो ये था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बेहतर लगी होगी और परीक्षा उपयोगी है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर पाइएगा। और यदि लाभ मिलता है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।